नमस्कार और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। बर्थ चार्ट एनालिसिस के सीरीज़ में आज जो हम चार्ट लेने वाले वो एपीजे अब्दुल कलाम जी का है। तो इनके चार्ट के ऊपर मैंने थोड़ा रिसर्च किया और पता किया कि ये टाइम ऑफ बर्थ जो है इनका वो सही है कि नहीं। तो मुझे देख करके तो सब कुछ सही लगा और जो मैंने इनका जो रिसर्च किया था इनके लाइफ इवेंट्स के ऊपर, तो उसके बाद से मुझे लगा कि इनका जो पब्लिकली अवेलेबल बर्थ डिटेल है दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। तो हम लोग थोड़ा इनके बर्थ डिटेल पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि इनका कर्क लगन की कुंडली है, कर्क लगन में, और यहाँ पे जो असेंडेंट का जो नक्षत्र बनता है दैट इज़ पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र का जो मतलब होता है दैट इज़ टू प्रोवाइड नरिशमेंट। ये नक्षत्र ऐसा होता है जो आपको नरिशमेंट देता है। तो और बाय नेचर ऐसे लोग क्या होता है कि बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, जो कि एक काइंड ऑफ अ गिवर, जो लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो वो सारी क्वालिटीज़ जो है वो आपको यहाँ पे कर्क लगन में मिलती है। और ख़ास करके अगर आपका पुष्य नक्षत्र हो तो पुष्य नक्षत्र इन एनी वे वो एक मदरली काइंड ऑफ नक्षत्र होता है जहाँ पे मदरली क्वालिटीज़ होते हैं और बाय नेचर ये लोग हमेशा लोगों को हेल्प और उनको असिस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा योग बन जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि इनका जो छठे का स्वामी है, छठे और भाग्येश का स्वामी, वो यहाँ पे लग्न में आ गया। सो विच सजेस्ट कि अगर छठे का स्वामी लग्न में आ जाता है या फिर लग्नेश से उसका कोई संबंध बन जाता है तो ये दिखाता है कि ऐसा इंसान थ्रू आउट दी लाइफ कुछ ना कुछ वो स्ट्रगल करता रहेगा, कुछ ना कुछ किसी ना किसी काम में वो एंगेज रहेगा। एंड विद दैट, क्योंकि वो हमेशा स्ट्रगल, उनका कोई ना कोई काम आजीवन लगा रहता है, इस कारण से इनका जो कद है सोसाइटी में वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो योग है वो ऐसा बनता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर आप लग्नेश की पोजीशन देखें तो लग्नेश यहाँ पे नीच का होकर के बैठा है। तो बहुत हद तक लोगों की कुंडली में होता क्या है कि अगर आपका लग्नेश कमज़ोर है और उसके साथ साथ ये है कि जो छठे का स्वामी है वो भी लग्नेश के साथ बैठा हुआ है, तो इनिशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ ऐसा होता है कि आप बहुत ही बेसिक चीज़ों से, बेसिक एनवायरनमेंट से अपना स्टार्ट करते हो और उसके बाद जा कर के फिर जैसे जैसे आप अपना काम करते हो, अपना रेपुटेशन बनाते हो, अपना एक ब्रांड बनाते हो, उसके बाद जा कर के आप एक अच्छा पोजीशन होल्ड कर पाते हो सोसाइटी में। तो ये इस तरह से सारा सिचुएशन बन जाता है। तो यहाँ पे अब जुपिटर की ये जो पोजीशन है, इस कारण से अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिए कि जुपिटर की जो दृष्टि है वो चंद्रमा के ऊपर है। तो चंद्रमा नीच का और जुपिटर की दृष्टि यहाँ पे, तो ये एक और चीज़ दिखाता है कि ऐसा इंसान जब लग्नेश जुपिटर से दृष्टि में आ जाता है तो ऐसा इंसान हमेशा थ्रू आउट द लाइफ वो ग्रो करता ही रहता है, वो ग्रोथ हमेशा ही उसका रहेगा। वो बाय डिफ़ॉल्ट वैसा इकोसिस्टम या फिर कहिए कि उनका सिनेरियो ऐसा बना होता है कि वो थ्रू आउट दी लाइफ वो ग्रो करने ही वाला है। तो यहाँ पे ये इस तरह का सिचुएशन बन जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखें कि सप्तमेश जो बनता है इनका शनि, वो यहाँ पे छठे भाव में बैठा हुआ है और छठे का स्वामी यहाँ पे लग्न में बैठ करके सप्तम को दृष्टि दे रहा है। तो ये एक योग बन जाता है जहाँ पे आपकी शादी नहीं होगी या फिर आपको शादी में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इन अ वे होता क्या है कि आपका जो पूरा ध्यान है वो आपके काम में, आपके रिसर्च वर्क में, उसी में सारा आपका ध्यान चला जाता है और आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो बट एज अ सर्विस, सो नॉट एज अ इंटरपर्सनल रिलेशन। तो एज अ सर्विस आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो, लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो और उस कारण से सोसाइटी में जा कर के आपका नाम बनता है। तो यहाँ पे इस कुंडली में तो इस कारण से फिर शादी ना करने का योग बन जाता है। और यहाँ पे एक और चीज़ देखें कि जब यहाँ पे मंगल चौथे भाव में बैठा होता है तो ऐसा इंसान क्या करता है ना कि हर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के वो स्क्रूटनाइज करने लग जाता है। मंगल यहाँ पे चौथे भाव में मांगलिक तो बनाता है और चौथे भाव का मंगल जो है वो घर का जो इन्वायरमेंट है वो एक कहीं की जो पीसफुल इन्वायरमेंट है उसको सस्टेन नहीं होने देता है। तो यहाँ पे इस कारण से, और चतुर्थ भाव में बैठ करके यहाँ पे चतुर्थ दृष्टि से ये सप्तम भाव में भी देखता है। तो होता क्या है कि थोड़ा शॉर्ट हेडेड, शॉर्ट टेम्पर्ड होने के कारण यहाँ पे होता क्या है कि ऐसे लोग जो एक इंटरपर्सनल रिलेशन है वो बहुत हद तक मेंटेन नहीं कर पाते। यहाँ पे मंगल इंसान को थोड़ा इम्पल्सिव भी बना देता है, वो लोगों को मतलब कि काउंटर भी करना चाहता है। तो यहाँ का मंगल का जो सिचुएशन है वो इस तरह से होता है।
तो आई थिंक ये जो पूरा सिनेरियो जो बना, तो इस कारण से ऐसा रहा होगा कि इनको फिर शादी में कभी इंटरेस्ट रहा ही नहीं होगा, या फिर इनको लगा होगा कि शादी करके शादी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो इनको लगा होगा कि शादी इनके लिए फिट है नहीं। तो यहाँ पे ये सारा सिचुएशन इस तरह से बन जाता है। अब ये तो सिचुएशन बना, और उसके बाद जा कर के अगर हम लोग फिर मरकरी और सन का पोजीशन देखें तो दैट इज़ आल्सो क्वाइट गुड, ठीक ठाक है। मरकरी का पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो कि आपको कम्युनिकेशन में और लोगों से कनेक्ट करने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। तीसरा का स्वामी अगर स्ट्रांग हो तो विद द हेल्प ऑफ योर कम्युनिकेशन आप बहुत सारे बैटल्स है, बहुत सारे जो इश्यूज़ होते हैं लाइफ में वो जीत जाते हैं। सो विच इज़ अ गुड थिंग ओवर हेयर। तो ओवरऑल अगर इनके पर्सनालिटी को देखें तो क्वाइट अ गुड पर्सनालिटी, बहुत ही जनरस, काइंड एंड लविंग पर्सनालिटी है, जो हमेशा कुछ ना कुछ काम में अपने आप को एंगेज रखना चाहते हैं, हमेशा किसी ना किसी चीज़ में कमिटेड रहना चाहते हैं, ऑलवेज कमिटेड टूवर्ड्स हिज सर्विस। और उसके बाद ये है कि लाइफ में वो इनका विजन है कि हमेशा कुछ ना कुछ अपने आप को अचीव करवाना है, कभी खाली नहीं बैठना है। चौथे का स्वामी यहाँ पे चौथे में अगर आ जाता है तो ये एक और इंडिकेशन होता है कि इंसान जैसा है, अगर कम भी पैसे में है तो भी वो खुश है, तो भी वो संतुष्ट है। ऐसा इंसान अपने लाइफ में संतुष्टि को पा लेता है अगर आपका चौथे का स्वामी चौथे में है, और उस कारण से एक जगह बैठ करके आपके लिए ध्यान लगा पाना, पढ़ पाना ईजी हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस प्लेसमेंट ऑफ वीनस। तो ये ओवरऑल इनके चार्ट का एनालिसिस था। अब इनका थोड़ा हम लोग टाइमलाइन देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग टाइमलाइन देखें तो 1960 के आसपास से इनका मेजर करियर जो है वो शुरू होता है। 1960 से ये मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वहाँ से पास आउट होते हैं, फिर उसके बाद किसी स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट में वो ज्वाइन करते हैं, और वहाँ से फिर इनका जो जर्नी है DRDO की तरफ वो शुरू होता है। तो यहाँ से ये वाला जो फेज़ था वीनस वाला, ये तो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी इनका प्रोग्रेसिव फेज़ था, रिसर्च वर्क के लिए काफ़ी अच्छा रहा। और जैसा कि कोऑर्डिनेट्स दिखा रहे हैं कि 6, 8, 12, और यहाँ पे पढ़ाई वाले कोऑर्डिनेट्स के साथ अगर मिल जाते हैं तो आप एक ही जगह अपने आप को आइसोलेशन में डाल करके आप पढ़ाई में अपना ध्यान लगाते हो या फिर रिसर्च वर्क में अपना ध्यान लगाते हो। तो ये फेज़ तो यहाँ तक काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद ये राहु वाला फेज़ था जहाँ पे ये दिखता है कि इनको एक मेजर अपॉर्चुनिटी मिला था अपने आप को ग्रो करने का, या फिर कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड इनको कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिली होगी। तो अगर हम लोग इनका जो टाइमलाइन है वो विकिपीडिया पेज में देखें तो विकिपीडिया पेज में हम लोगों को काफ़ी कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे अगर देखते हैं कि 1969 कलाम रिसीव द गवर्नमेंट्स अप्रूवल एंड एक्सपैंडेड द प्रोग्राम टू इंक्लूड मोर इंजीनियर्स। और यहाँ पे 1969 में कलाम वाज ट्रांसफर टू इसरो, तो DRDO प्रोजेक्ट से फिर ये इसरो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वेयर ही वाज प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियाज़ first satellite launch vehicle which is successfully deployed the Rohini satellite in the near Earth orbit in July 1980। तो ये जो 11 साल बाद जो इनका लॉन्च होने वाला था तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो 1969 में हो गया था। सो दैट इज़ वाई आई सेड कि वीनस राहु या राहु वीनस एक ऐसा फेज़ होता है आपकी लाइफ में जहाँ पे कोई एक मेजर चेंज आपकी लाइफ में आना ही है, फॉर श्योर वो आना ही है। अब ये आपके चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना सिग्निफिकेंट होता है और कितना उसमें कितना मैग्नीट्यूड का होता है। तो ये रहा इनके चार्ट का जो मेजर टाइमलाइन था। इसके बाद अगर हम लोग आगे आते हैं तो फिर इसके बाद का जो फेज़ था आई बिलीव फिर मेजर गवर्नमेंट रिकॉग्निशन, और जो एक मेन एक फ़ेज़ होता है या फिर मेजर एक सिग्निफिकेंट फेज़, वहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये पोखरण टेस्ट अराउंड इस टाइम के आसपास हुआ होगा, आई थिंक 97-98 के आसपास। तो 1998 में पोखरण टेस्ट हुआ था और ये वही राहु वाला फेज़ था। तो एज अ सेट कि राहु वाला फेज़ जो ऐसा होता है कि जहाँ पे अगर आपको कोई मेजर अकम्पलिशमेंट करना है, कुछ एक बड़ा प्रोजेक्ट है और जिसको आपको कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे जा कर के राहु वाला फेज़ काफ़ी अच्छा रहता है। और उसके बाद क्योंकि जुपिटर है तो विच मीन्स दैट कि आप उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाओगे। तो ये काफ़ी अच्छा फेज़ रहा। और उसके बाद फिर हम लोगों सबको पता है कि 2002 के आसपास जा कर के फिर ये एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे ये दिख रहा है कि 2 साल तो इनका काफ़ी अच्छा रहा होगा, 2002 एंड 2003, लेकिन इसके बाद फिर इनको राहु की महादशा शुरू होती है 2004, 5 एंड 6। ये जो फेज़ रहा होगा
ये अच्छा नहीं रहा होगा इनके लिए प्रेसिडेंसी का। और जब मैंने इनका विकीपीडिया पेज देखा तो मुझे भी समझ में आया कि नहीं, ये फेज़ इनका अच्छा नहीं था। बहुत सारे कंट्रोवर्शियल डिसीजंस भी उस वक्त हुए थे, तो वो एक फ़ेज़ उनका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। या फिर एक होता ना कि एफर्टलेस फेज़, वो नहीं था। तो यहाँ से जा कर के फिर वो एज अ प्रेसिडेंट फिर वापस से कंटेस्ट नहीं करते, वो इससे छूटना चाहते थे। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिर जुपिटर वाला फेज़ शुरू हो जाता है, जो कि ये दिखाता है कि हाँ, अब ईजी गोइंग फेज़ है, अब आपके ऊपर कोई हेक्टिक जैसा कुछ रहेगा नहीं, आप आराम से अपनी लाइफ चला सकते हो। और उसके बाद फाइनली यहाँ पे जो केतु वाला फेज़ है, आई बिलीव 27 जुलाई, वहाँ पे जा कर के जैसे ही केतु ख़त्म होता है और वीनस शुरू होता है, और वीनस तो इस लगन के लिए बाधक भी बन जाता है। तो बाधक वाला जो फेज़ है, तो वहाँ पे जा कर के फिर इनका निधन हो जाता है। तो ओवरऑल ये था इनके चार्ट का एनालिसिस। और एज अ सेड कि ये सारी क्वालिटीज़ अगर आपके चार्ट में हैं तो डू सी कि शायद हो सकता है कि आप भी वो क्वालिटीज़ लेकर के पैदा हुए हो। आप भी बहुत छोटे से स्टार्ट करोगे, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि आपकी क्वालिटीज़ इतनी अच्छी है और हमेशा आप लाइफ में कमिटेड रहना चाहते हो किसी न किसी अच्छे काम में, तो उस कारण से जा कर के फिर आप कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो लाइफ में। सो दिस वॉज द लर्निंग फ्रॉम दिस चार्ट. Let me know how you like the video and let me know what you want to see in the next video. Thanks for watching. See you in the next video. Bye.